भारतीय जनता पार्टी की अद्भुत सफलता मिली और कांग्रेस के 5 साल के भ्रष्टाचार, भय और आतंक से जनता मुक्त होना चाहती थी। भूपेश के चेहरे को हटाना चाहती थी। छत्तीसगढ़ का जितना शोषण उसने किया, जितनी बेईमानी भ्रष्टाचार किया, जितने घोटाले किए, वो उसको छत्तीसगढ़ की जनता बहुत बारीकी से देख रही थी और मतदान में पूरी तरीके से बस्तर से सरगुजा तक बदल के दिखा दिया। अब नहीं सही वो बदल के रही वो। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा मगर गांव-गांव का बच्चा भी इस बात को दोहराता रहा और मतदान में वो साफ दिखा कि भूपेश के चेहरे को बदलने के लिए इसके सारे मंत्रियों को हरा दिया। डिप्टी सीएम हार गए, खुद बाल बचे हैं मुख्यमंत्री। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में नया सवेरा आएगा, छत्तीसगढ़ में खुशहाली आएगी, विकास होगा और छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जो घोषणा पत्र जारी किया है उसका 100% क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा पहले कैबिनेट से ही वो भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र के वादे हैं किसानों से लेकर महिलाओं से युवकों के, उसको हम पूरा करेंगे। कल विधायकगण आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, दूर दूर से आएंगे। कल 11-12 बजे बैठेंगे। हमारे प्रभारी जी बैठे हुए हैं, माथुर साहब हैं, नितिन नवीन जी हैं। ये सब बैठ के कल विधायकों से परिचय प्राप्त करेंगे, बातचीत करेंगे और परिचय प्राप्त करने के बाद हमारे जितने विधायक हैं उनसे बात करके उनकी मंशा जानेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। नहीं, कल कोई विषय में बात करने का नहीं, कल परिचयात्मक बैठक है। उनके साथ पहली बार आए हैं, उनका स्वागत करेंगे और बातचीत करेंगे। बाद में पर्यवेक्षक आएंगे, पर्यवेक्षक उसका निर्णय लेंगे। बहुत अच्छा किया। और अब आइए मध्य प्रदेश की अब तक की बड़ी बातें बता दें। पहला कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी को 164 सीटें, कांग्रेस को 20 सीटें मिली। बुधनी से सीएम शिवराज 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते और दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हार गए। कमलनाथ ने बीजेपी को बधाई दी, कहा जनता का फैसला स्वीकार है। मध्य प्रदेश की अब तक की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक की बड़ी बातें आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। बीजेपी को 54 सीटें और कांग्रेस को 35 सीटें, अन्य को 1। रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, शिव डहरिया जैसे दिग्गज हारे हैं। कोंटा से मंत्री कवासी लखमा 1981 वोट से जीते हैं। अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हार गए। छत्तीसगढ़ में भाजपा को अभूतपूर्व जीत मिली है, लिहाजा जश्न तो बनता है। भाजपा ने ये चुनाव बिना सीएम फेस के लड़ा था, इसलिए सबके जहन में यही सवाल कौन रहा है कि आखिर छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा। कई दिग्गज नेताओं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी है। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का नाम शामिल है। राजनीति के जानकारों और इलेक्शन एक्सपर्ट्स के मुताबिक बड़े दावेदारों में अरुण साव का नाम सबसे पहले है। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ संघ की पृष्ठभूमि के हैं। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग के कद्दावर नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। बेदाग छवि के कारण उनका दावा और मजबूत हो जाता है। सीएम की रेस में विष्णुदेव साय का नाम भी कम मजबूत नहीं है। 3 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके साय संगठन के साथ सरकार में रहने का लंबा अनुभव रखते हैं। निर्विवाद और बड़ा आदिवासी चेहरा होने के कारण उनकी दावेदारी पुख्ता है। संगठन के बड़े नेताओं के करीबी होने के कारण हाईकमान उनके नाम पर भी विचार कर सकता है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री तेज तरार, पूर्व आईएएस ओपी चौधरी आलाकमान की पसंद है। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह इसका संकेत भी दे चुके हैं। राजनीति के साथ ब्यूरोक्रेट का अनुभव होने के अलावा जातीय समीकरण भी ओपी चौधरी के पक्ष में है।
प्रत्याशी जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और निश्चित रूप से अब ये तय हो रहा होगा कि कब विधायक दल की बैठक करनी है। और जो जानकारी मिली कि कल सुबह जो है विधायक दल की बैठक की जाएगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा करेगी। और लगातार जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खूब जश्न और उत्साह का माहौल है बना हुआ है। अगर हम बात करें रायपुर की 7 सीटों में, तो रायपुर की 7 सीटों में 7 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। रायपुर की 4 सीटें यहां पर जीत के आए हैं। और अगर हम बात करें तो आरंग में मंत्री जो शिव डहरिया वो भी करीब 16,000 वोट से हार चुके हैं। तो और इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू, पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ला और ये तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज थे जो वो सब चुनाव हार चुके हैं। तो जिस तरह से जीत यहाँ पर मिली है उससे भारतीय जनता पार्टी में काफी उत्साह देखा जा रहा है, एक उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। और जब ऐसी भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज और जीत को लेकर जो रणनीतिकार हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर जुड़े हुए हैं और इस वक्त तैयारी कर रहे हैं सरकार बनाने को लेकर। उस तैयारी से जो अपडेट आएगा वो वापस जानने के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल ये भी बता दें अपने दर्शकों को, अभय नारायण सिंह साहब हैं कांग्रेस पार्टी से, प्रवक्ता के नाते इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अभय जी, स्वागत मैं आपका करता हूं, आपके पास आऊंगा कुछ देर बाद, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण जो एक हम जानकारी दे रहे थे अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो क्या अपडेट है जरा लीजिए आप अविनाश। सौरभ सिंह परिहार राजीव भवन कांग्रेस के दफ्तर से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, क्या अपडेट है तफसील से बताएं, जल्दी से बताएं सौरभ। चलिए अभय नारायण साहब के पास हम चलते हैं, सौरभ का संपर्क हमारा फिलहाल नहीं हो पाया। अभय जी, अभी हम जीत के कारणों पर बातचीत कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला कारण जो हमको दिखाई पड़ता है, हम यहाँ या कांग्रेस पार्टी यहाँ जय वीरू में उलझी रही, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने आकर यहाँ पूरा माहौल पलट दिया 6 से 7 हफ्तों के भीतर। मोदी जी का चेहरा और शाह साहब की रणनीति ये तक आ गया कि पर्सनल इंटरेस्ट उनका छत्तीसगढ़ में पूरी जमावट पर रहा। रात में आकर स्ट्रेटजी बनाना, लंबी मीटिंग्स लेना, हर निर्णय में उनके जो शैली है उसकी छाप दिखाई पड़ी। कांग्रेस को क्या है, भारी पड़ गई जोड़ी? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी आज जनता का फैसला आया है उस फैसले को स्वीकार करते हैं और जनता को धन्यवाद देते हैं कि 5 साल हमारी सरकार रही, हमने काम किया, हमको साथ दिया और आज जो भी जितनी सीटें हमको मिली है उसके लिए उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। दूसरी बात, जो लोग जीते हैं उनको हम बधाई देते हैं कि जीत गए, सरकार बनाए और जिन योजनाओं को लेकर हम किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए काम कर रहे थे, उन योजनाओं को अगर वो आगे चलाएं जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को उनका लाभ मिलता रहे। अब बात रणनीति की है तो कांग्रेस पार्टी ने भी रणनीति बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई। हमारी रणनीति 18 में सफल हुई थी, 15 साल की सरकार, उनकी इनकम्बेंसी को हमने किया, घोषणा पत्र हमने किया और जनता ने हमको स्वीकार किया। वर्तमान में हमको भरोसा था कि हमारी योजनाओं पे हमको वोट मिलेगा, हम जो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के लिए काम किए उस पर हमको वोट मिलेगा, जनता हमारे साथ जाएगी। और ये मैं आज भी कह सकता हूँ कि भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस की सरकार, देश की एकमात्र सरकार थी जो किसान की सरकार पूरे देश में कहलाती थी। किसान की आय दोगुनी करने का काम तो किया ही, किसान के साथ खड़ा होने का काम किया, जिससे कई वर्ग हमसे नाराज भी हुए। लेकिन जिस अच्छी बात है कि आपने जनादेश को स्वीकार किया और आपने इस जोड़ी के बारे में जो कहा, इसकी रणनीति के बारे में जो कहा, इस पर हम थोड़ा और विस्तार से जाएंगे। फिलहाल सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सौरभ, मुझे सुन पा रहे हैं? बड़ा अपडेट आपने दिया था कि मुख्यमंत्री कभी भी राजभवन पहुंचेंगे इस्तीफा देने, अपडेट क्या है कांग्रेसी खेमे का? बिल्कुल, देखिए पुनीत, जिस तरीके से चुनावी रिजल्ट आए हैं इससे स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की हार हो चुकी है और भाजपा जो है नई सरकार बनाने जा रही है। और कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है राजभवन पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा जो है राज्यपाल को देंगे। और इससे पहले भी जो है कुछ देर पहले ये जानकारी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 7 बजे पहुंचेंगे, लेकिन वो टाइम जो है शेड्यूल वो चेंज हुआ और अब जो नया टाइम आया है वो 9:30 बजे का है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आप देखिए कि हमारे साथ कैमरामैन अजय है, वो दिखा रहे होंगे कि ये राजभवन है। राजभवन के जस्ट बाहर हम जो है
खड़े हुए हैं और कुछ देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आएंगे और अपना इस्तीफा जो है राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को सौंपेंगे। और इससे पहले कि जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा में तैनात पीएसओ हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार हुई है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे इसके फैक्टर है, बहुत सारे जो है मायने जो कांग्रेस कह रही थी कि इस कारण से हमारी जीत होगी, लेकिन सारे मायने जो है, उनके सारे वादे जो है फेल हो चुके हैं। और जब निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हार भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, जब 17 तारीख को चुनाव हो रहा था, दूसरे चरण का मतदान था, तो हमसे ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि मेरे नेतृत्व में और मेरे चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा गया है। तो स्वाभाविक रूप से दरअसल मैंने पूछा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यही कहना था कि मेरे चेहरे और मेरे नेतृत्व पर चुनाव लड़ा गया है, तो हाईकमान को और विधायक दल को निर्णय लेना है। लेकिन आज ये स्थिति उलट है, कांग्रेस की सरकार जो है चली गई है और भाजपा आ गई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है हार स्वीकार करते हैं, सीधे तौर पर जो है अपनी जिम्मेदारी लेंगे वो हार की। भवन के बाहर है, आपके पास मैं लौटूंगा, अपडेट हम लेते रहेंगे आपके साथ में। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़े जीत के कारणों पर हम बात कर रहे हैं, एक और बड़ा अहम फैक्टर जो इस पूरे चुनाव में दिखाई पड़ा है अविनाश, वो है महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना का जिक्र होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्म्स को भरवाना शुरू किया था और ये टर्निंग पॉइंट माना गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का माहौल बनाना, शाह साहब की रणनीति, मोदी जी का चेहरा और इसके साथ महतारी वंदन के फॉर्म जिसने एक तरह की श्योरिटी दे दी। वरुण जी, ये टर्निंग पॉइंट रहा, एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा जीत का। बिल्कुल ये कहा जा सकता है। महतारी वंदन योजना जिस तरह से प्लान की गई थी, हम लोगों को ये लग रहा था जुलाई अगस्त में कि छत्तीसगढ़ में भी लाडली बहना का कोई पार्ट 2 रिलीज होगा, और वैसा ही हुआ। इसको यहाँ का हाइपर लोकल टच दिया गया, महतारी वंदन नाम दिया गया, और इसमें बहुत सारी जो वर्जनाएं वहाँ लगाई गई थी, जो आधार वहाँ बनाए गए थे इसकी पात्रता के, उन पात्रता के आधारों को थोड़ा शिथिल किया गया। वहाँ पर मध्य प्रदेश में 1,39,00,000 रजिस्ट्रेशंस महिला जो लाडली बहना के हैं। यहाँ पर भी बीजेपी ने इसको सिर्फ अनाउंस नहीं किया, बल्कि इसके सेकंड पार्ट पर गई। जैसा कि मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महतारी वंदन योजना के पूरे प्रदेश भर में 50 लाख फॉर्म्स भरवाने का दावा किया था। 50 लाख फॉर्म्स भरवाने के लिए पुनीत जी मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम न्यूनतम 25,000 कार्यकर्ता लगते हैं, और 25,000 कार्यकर्ता जो नेगेटिविटी में उलझे हुए थे, आपसी इस नेता उस नेता के हार जीत के आंकड़ों में उलझे हुए थे, फ्रस्ट्रेशंस में थे या असहमतियों में थे। एक तो बीजेपी ने उनको मोबिलाइज किया टुवर्ड्स द वर्क, टुवर्ड्स द टारगेट। दूसरा 50 लाख घरों तक पहुंचना, एक महिला 50 लाख महिलाओं तक पहुंचने का मतलब होता है 2 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचना। छत्तीसगढ़ में इतने ही मतदाता हैं, तो एक तरह से अगर हम इस आंकड़े को आधा भी कर देते हैं, आधे से आधा भी कर देते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना जैसे योजना के माध्यम से एक साइंटिफिक मेथड बना करके सीधे तौर पर 20 लाख मतदाताओं को टच किया। ये इसका एक टर्निंग पॉइंट इसलिए सिद्ध हुआ, सिर्फ घोषणा से नहीं हुआ, क्योंकि घोषणा तो गृह लक्ष्मी के रूप में कांग्रेस ने भी कर रखी थी और ज्यादा पैसे की कर रखी थी, लेकिन जो अप्रोच थी इसकी, जो साइंटिफिक अप्रोच थी लोगों तक पहुंचने की, वो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर अदा करती है। अभय नारायण साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। हम लगातार कहते रहे, आप लोग खारिज करते रहे, पर हर जानकार कहता है ये टर्निंग पॉइंट था, ये जीत की बड़ी वजह बना। निश्चित रूप से घोषणा पत्र में जो महतारी वंदन योजना इन लोगों ने लाया और उसमें फॉर्म भरवाया और फॉर्म ही नहीं भरवाया। हमने तो कई जगह पकड़े और निर्वाचन को लिखा भी था कि 1,000 रुपये एक महीने का बांट दिया। तो ये फर्क तो पड़ा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस की जहाँ काम था, सच्चाई थी, कांग्रेस की योजनाएं थी, वही इन लोगों ने चुनाव में ध्रुवीकरण किया। धर्मांतरण को मुद्दा बनाया, एक हत्या को इन्होंने मुद्दा बनाया, झंडे के विवाद को मुद्दा बनाया, उस तरफ भी मोड़ने का काम किया, एक ध्रुवीकरण हुआ। कांग्रेस का सच परास्त होता हुआ दिखा और भारतीय जनता पार्टी झूठ का आवरण बनाकर इस चुनाव को जीतने में सफल रही। फिर भी मैं बधाई देता हूं कि जिन घोषणाओं को आपने घोषणा पत्र में लाया है, जिनके बल पे छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको सत्ता सौंपी है, हम तो चाहेंगे कि उसी तरह
शपथ ग्रहण हो और 2 घंटे में आप इन योजनाओं को लागू करें, क्योंकि जनता अगर आपके साथ गई है और आपने जनता के लिए घोषणा की है तो जनता को उसका फायदा मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में समीक्षा होगी, कांग्रेस उन कारणों को खोजेगी। की बातें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार कहा था कि आप लोगों के छलावे में जनता आ गई थी, पर साहब जनता बड़ी प्रबुद्ध है, आप लोग कहते नहीं थकते हैं, पर थोड़ी सी हैरत शायद जनता को भी होती होगी कि हार के बाद इस तरह कैसे हम ये कह सकते हैं कि जनता छलावे में आ गई। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लगातार जीत हार के वजहों के साथ उन चेहरों पर भी बात करेंगे जो विनिंग चेहरे हैं या जिनकी वजह से जीत मिली या जो हार के दारोमदार लेने वाले चेहरे आपको दिखाई पड़ते हैं। जल्दी से लौट कर आते हैं सरकार में। सरकार के मंच पर सरकार आकार लेने की तरफ है और अब की बार अगले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने तय की। जनादेश आ चुका है। जीत के और 3 फैक्टर्स हैं अविनाश, जिनको लेकर चर्चा बहुत जरूरी है। संजय श्रीवास्तव जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस पैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं बधाई देते हुए। बधाई हो संजय जी आपको। जी नमस्कार पुनित जी। अविनाश, 3 ऐसे और फैक्टर हैं, धान, सरगुजा, बस्तर में रणनीति भारतीय जनता पार्टी की और बूथ प्रबंधन, तीनों पर एक एक करके बातचीत कीजिए। महिलाओं से जिस तरह से बातचीत हुई, महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी की और सफल भी रही है। लेकिन एक और मुद्दा, किसान। पिछले 2 साल का बोनस देने का वादा किया रमन सिंह ने, अटल जी की जयंती पर वो देने का वादा किया, क्या ये फैक्टर काम आया? सरगुजा और बस्तर क्लीन स्वीप बीजेपी ने वहां पर लगभग किया है, तो जो कोर आदिवासी वोट बैंक था वो क्या बीजेपी के पाले में शिफ्ट किया है? और बूथ मैनेजमेंट जिसके लिए पूरी बीजेपी जानी जाती है। तीनों के बारे में संजय जी बेहतर है अपना रिएक्शन दें। हमने 5 फैक्टर्स की बातचीत की है, इसमें आपकी तरफ भी एक जोड़ी, मोदी शाह साहब की जोड़ी, साथ में आपकी सरगुजा और बस्तर की रणनीति, धान के दाम की काट आप लोगों ने वक्त रहते सोच ली, और बूथ मैनेजमेंट में तो आप लोग माहिर हैं। देखिए पुनित जी, सबसे पहले यदि धान की बात करें, क्योंकि धान की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार करते रहे और हम लोगों ने उसका जवाब देने का प्रयास किया। उसके आधार पर प्रदेश के किसानों को, चूंकि ये तय है कि किसान आधारित ये प्रदेश है और यदि धान का कटोरा कहा जाता है तो किसानों की चिंता निश्चित रूप से हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पुनित जी, जो हमेशा से हमारा एजेंडा रहा है और माननीय मोदी जी भी इस बात को हमेशा कहते हैं कि यदि हम धान के कटोरे के प्रदेश में रहते हैं और यदि धान उत्पादक हमारा प्रदेश है और यदि किसान अन्नदाता है, तो बीजेपी का यह स्पष्ट मत है कि किसानों को हमको उन्नत बनाना है। स्थायी तौर पर हम किस तरीके से उन्नत बना पाए और उनकी खेती के लिए हम स्थायी तौर पर किस तरीके से उनकी मदद कर सके, ये हमेशा से हमारा एजेंडा रहा। और आपने देखा कि 15 वर्षों में हमने जो 16% का ब्याज पर ऋण पर जो ब्याज लगता था, उसको हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने समाप्त किया था। बिजली बिलों में हमने 5 HP तक के जो फ्री पंप्स दिए थे। लगातार हमने काम किया, जनता ने आशीर्वाद दे भी दिया। लगातार 3 बार हम इस प्रदेश के अंदर में सरकार में रहे और मैं हमेशा ये कहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा जन घोषणा पत्र लाया सरकार बनाने के लिए कि हम 2500 रुपए MSP दे देंगे। सामान्यतः MSP जो है पूरे देश के जो सभी राज्य हैं, सभी किसानों के लिए एक बराबर का होता है, किसी एक राज्य को हम उपकृत नहीं कर पाते हैं, ये टेंडेंसी थी। लेकिन पिछले चुनाव के समय कांग्रेस ने ये किया, उसका लाभ भी उनको मिला, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन किसान के मामले में जैसा कि हम बोनस देते रहे, 2 वर्ष का बोनस हम नहीं दे पाए थे। इस बार के हमने घोषणा पत्र में रखा कि हम यदि 2 वर्ष का धान का बोनस नहीं दे पाए तो हम देंगे। किसानों का जो उत्पादन है, जो उत्पाद है, उसको हम कांग्रेस से कहीं ज्यादा कि प्रति एकड़ हम 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे, 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। और जो हमारी नीति रही है उस पर जनता ने विश्वास किया। यह अलग बात है कि 5 साल के लिए वो उन पर विश्वास कर गए, लेकिन जब उनको ये 5 साल का अनुभव रहा तो उनको ये लगा नहीं कि शायद ये लंबे समय तक सरवाइव कर पाएगा किसान, इसलिए उन्होंने हमारी नीति पर विश्वास किया। पहली चीज। दूसरा विषय जो आपने कहा कि ट्राइबल का मामला, देखिए सरगुजा संभाग में हम 14 में 14 सीटें जीते हैं और बस्तर में शायद हम 12 में 8 सीटें जीते हैं जी। तो इस प्रकार 26 में से लगभग 22 सीटें जो जनता के आशीर्वाद से हमको प्राप्त हुआ है। देखिए ट्राइबल जो है इस प्रदेश का मूल है, मूल आदिवासी, और ट्राइबल को हम चुनावी नजरों से यदि देखते हैं, कांग्रेस हमेशा देखती है
कि हम किस तरीके से उनको तात्कालिक लाभ दे दे और वोट में तब्दील करके वोट बटोर के हम सरकार बना ले। मुझे लगता है यदि इस प्रदेश का मूल आदिवासी है, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, उनको स्थायी तौर पर हम क्या सुविधा दे सकते हैं। ठीक है। आपने देखा चरण पादुका हाँ जी। से लेकर जो तेंदुपत्ता का बोनस है, हमारे इस जनघोषणा पत्र में भी रहा। 15 वर्षों तक हमने उसकी चिंता की। साथ ही साथ केवल ट्राइबल को हम ये नहीं कि उनके घर पर क्या लाभ दे दे, उस जगदलपुर से लेकर बस्तर तक वो दंतेवाड़ा जहां पर हमने जिला बनाने का काम किया, वहां तक हम डेवलपमेंट लेके गए, एजुकेशन को लेकर गए, नक्सल से हमने लड़ने का ईमानदारी के साथ में प्रयास किया, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दूसरा विषय संजय जी, हम आपके साथ में लगातार अगले और 1 घंटे तक चर्चा करेंगे, जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। और इस आधे 1 घंटे के भीतर जो हमारी चर्चा का विषय था जीत के फैक्टर्स पर, इसके अलावा हमने जीत के उन हीरोज या उन चेहरों की भी बात करनी थी जिन चेहरों पर हम कह सकते हैं कि जो जीत के हीरोज बनकर उभरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अगर ग्राफिक्स रेडियो, तो मैं चाहता हूं कि हम एक बार उन चेहरों को दिखा दें कि जिनको हम ये मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी में जीत के वो हीरोज बनकर उभरे हैं। ऐसे 7 चेहरे जिन्हें आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जीत के फेसेस हैं। अगर ये ग्राफिक्स तैयार है बीसीआर टीम, चलिए कुछ देर बाद हम आपको इनको दिखाएंगे। सरकार के मंच पर इन चेहरों की भी चर्चा करेंगे, हार की वजहों का विश्लेषण भी होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद पूरे फ्रेश अंदाज में आपको अगले 1 घंटे का पूरा अपडेट देंगे। बड़ा अपडेट ये कि 9:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जाएंगे। तस्वीरें सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। जुड़े रहें, देखते रहें।